बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम आगे बढ़ाए कर आगे इतनी मास्क के निकलाए देवा थी काले कि रौरे मन से बेस से बातचीत हुई, रौरे मन बढ़िया से समझाए पारब है नहीं। तो किसान भाई बहन मन जैसन कि हम रौरे मन के हमेशा समझाइला और बतलाइला कि देखू कोरोना एखन ख़त्म नहीं भेलक, बहुत ज़्यादा बढ़ जा है। और ये तीसरा लहर है ओमिक्रॉन कर नाम से, ये बहुत खतरनाक है के से ले रौरे मन के आपन और अपन छुआ मन के हिफाजत करके है। से ले सैनिटाइजर से हाथ के जरूर धोबू, मास्क जरूर पिंधू, ये बात हमेशा याद रखब है नहीं। तो किसान भाई बहन मन आपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जनजातीय किसानों के उन्नति के लिए है ट्राइबल सब प्लान योजना। तेलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जाती है। राज्य के जनजातीय किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के किसानों को कई तरह के कृषि कार्यों से संबंधित जैसे केचुआ खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहयोग भी प्रदान की जाती है। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागन की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तेलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुपालकों को अपने पाले हुए पशुओं के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज्यादा हवा आवास में नहीं आए, साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए। साथ ही आवास में अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सके। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाले बीमारियों से बचा जा सकता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। भीड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं और साफ सफाई का ख्याल रखें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरेमन की जानकारी देवत ही। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मान, विराम के बाद एक बार और मन के फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी। आज का जो जानकारी है
वो बहुत सुंदर है। हर किसान भाई बहन मन ले है कि गेहूं कर सामयिक देखभाल कैसे करब, है नहीं जरूरी। तो रौरे मन गेहूं की खेती करीला, पूरा जानकारी नहीं रहेला तो रौरे मन के फसल के नुकसान होएला। तो काले नहीं भाई रौरे मन के हम अपन फीचर के माध्यम से एक जानकारी दिवा देवा थी ताकि रौरे मन सावधान हो जाओ। तो चलो हमारे फीचर के माध्यम से जानकारी लेवा थी। गेहूं की खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। इससे अधिक तापमान में गेहूं की फसल नहीं की जा सकती है। गेहूं के पौधों के अंकुर निकलने के समय 20 से 22 डिग्री का तापमान अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि गेहूं की फसल की समसामयिक देखभाल कैसे करें। आप लोग किसान भाई जान रहे हैं कि अभी शरद ऋतु है, जो खेतों में जो गेहूं लग चुकी है उसकी देखभाल के बारे में हम विशेष रूप में जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। किसान भाइयों, अभी गेहूं की फसल जो है किसान आपके खेत में लगा हुआ होगा। कुछ किसान भाई तो समय से बुआई किए होंगे, जैसे नवंबर तक इसका जो उचित समय होता है, और नवंबर के बाद जो बुआई करते हैं वो विलम्ब से बुआई होता है। तो इसमें जो देखभाल है उसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो उसका सिंचाई प्रबंधन, दूसरा उसका उर्वरक प्रबंधन, और तीसरा उसमें खरपतवार प्रबंधन। ये तीनों का अगर समुचित प्रबंधन करेंगे हम लोग तो हम गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसान भाई को सिंचाई प्रबंधन के बारे में बताना चाहेंगे कि गेहूं में ये जो है पहली सिंचाई तो वो 20 से 25 दिन के आसपास जो बुआई के बाद वो कर दिए होंगे। इसके बाद जो गेहूं में है तो करीब 6 यहाँ ये इस कंडीशन में, झारखंड के कंडीशन में 5-6 सिंचाई कम से कम गेहूं को चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की भूमि पर गेहूं की खेती की जा सकती है, लेकिन जल जमाव वाली लवणीय या क्षारीय भूमि में गेहूं की खेती नहीं की जानी चाहिए। खरीफ की फसल के बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 2 या 3 क्रॉस जुताई कर मिट्टी को महीन बनाना चाहिए। कि जो किसान भाई अगर समय से बुआई किए हैं तो उसमें उर्वरक का जो मात्रा है वो नेत्रजन, फास्फोरस और पोटास, मुख्य रूप से यही 3 उर्वरक होता है। तो नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को वो बुआई के समय खेत में अंतिम पाटा जुताई के समय वो अवश्य डाल दें। नाइट्रोजन की 1/3 है, बाकी जो 2/3 मात्रा है उसको आप पहले सिंचाई के बाद और दूसरे सिंचाई के बाद बराबर भाग में करके उसको खेत में सिंचाई के बाद छिड़काव कर दें। और इसमें एक गेहूं में ऐसा देखा जाता है कि कुछ कहीं कोई किसान के खेत में जिंक का भी कमी का लक्षण दिखता है ये गेहूं के फसल में। तो उसमें होता है कि भूरा हो जाता है, जो पौधा के बीच का जो पत्ता है वो भूरा होता है, धीरे धीरे वो फैलने लगता है, फिर पूरा ये में पौधा को वो नुकसान कर देता है। तो अगर किसान भाई ये इसके लिए तो 25 किलो जिंक सल्फेट खेत तैयार करते समय, अंतिम जुताई के समय पाटा जब डालते हैं उसके पहले डाल देना चाहिए। अगर नहीं डाल पाए हैं तो उसके लिए है कि 0.5% जिंक सल्फेट का घोल को स्प्रे करना है। तो इसके लिए 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना को मिला करके और 300 लीटर पानी में घोल लें, और इसको जो है 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे तो जिंक का कमी दूर हो जाएगा फसल में। बुआई से पहले बीज का उपचार किया जाना बहुत जरूरी होता है। पहले गेहूं के बीज को थाइम या मेन्कोजेब से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए प्रति किलो गेहूं के बीज के लिए 2 से 2.5 ग्राम थाइम या मेन्कोजेब की आवश्यकता होती है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपनाना चाहिए। जानकार कहते हैं कि किसान भाइयों को बुआई करने का सबसे अच्छा तरीका सीड ड्रिल
या देसी हल अपनाना चाहिए? खरपतवार नियंत्रण के लिए तो किसान भाई जो है रासायनिक विधि का उपयोग करना अभी सबसे जो है वो इकोनॉमिकल होता है। इसके लिए तो सबसे पहले बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर आप पेंडिमिथिलिन 3.3 लीटर वो 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर स्प्रे करेंगे तो वो 20 से 25 दिन तक करीब करीब आपका खेत में वो खरपतवार का कोई समस्या नहीं रहेगा। उसके बाद भी कुछ खरपतवार उग जाता है तो उसके लिए हम लोग और दूसरा रसायन जो है एक मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल और सल्फोसल्फ्यूरॉन का 25 ग्राम और मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल का 4 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का जो है वो समाधान होता है। गेहूं की फसल को अनेक प्रकार की कीट और रोग भी लगते हैं। इसके नियंत्रण का भी प्रबंध किसान भाइयों को समय रहते जरूर कर देना चाहिए, नहीं तो फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। पीला पड़ने लगता है वो जो है फफूंद का प्रकोप होता है, तो इसके लिए तो किसान भाई को पहले बीज बुआई के समय ही बीज उपचार जो है वीटावेक्स नाम का एक फफूंदनाशी दवा है उससे उपचार कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर नहीं ये होता है तो फिर फफूंदनाशी का स्प्रे फसल में करना चाहिए। तो कीट और रोग इसमें जो है मुख्य रूप से दीमक का प्रकोप होता है, जो कि अगर नमी कम है खेत में तो उस समय उसका प्रकोप अधिक होने लगता है। तो इसके लिए किसान भाई सिंचाई कर दें, अगर सिंचाई का अवस्था है उस समय तो सिंचाई कर दें। दूसरा है कि आप बुआई के समय ही खेत में 10 क्विंटल कम से कम करंज की खल्ली को पीस करके बारीक करके खेत में मिला दें अंतिम जुताई समय। और तीसरा है कि क्लोरोपाइरिफॉस नाम का जो दवा है 20% उसका जो 2 से 2.5 लीटर दवा को आप बालू में या मिट्टी में मिला करके पूरे खेत में आप छींट दें, इससे दीमक का प्रकोप। और दूसरा एक और कीड़ा होता है, माहू बोलते हैं उसको, वो रस चूसता है ये पत्ता से या फिर उसका बाली से। तो इसके लिए आप माहू कीड़ा के ये के लिए प्रकोप के लिए क्विनालफॉस नाम का जो एक दवा है उसका आप स्प्रे करेंगे तो इससे नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाई बहन मन, दूसरा जानकारी है तसर खाद पौधा कर कटाई छटाई और उकर प्रबंधन कर बारे में। ये तो बहुत खास है, ज़रूरी है कि तसर खाद कर जो कटाई छटाई है उके जानना जरूरी है और उकर प्रबंधन कैसे करब इके भी जानना जरूरी है। तो चलू हमरे समय न लेते हुए सीधे चला थी हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों, कटाई छटाई का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो मार्च से लेकर अप्रैल के महीने में हम करते हैं। किसान भाइयों, इसको इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि पत्ती गुणवत्ता युक्त पत्ती हमको मिलना चाहिए और कीट व्याधियों से मुक्त हमारा जो है फोलिएज होना चाहिए। पत्ती जो कीड़े को खाने के लिए अच्छा और उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कटाई छटाई की पद्धति को अपनाना पड़ता है। कटाई छटाई मार्च से अप्रैल के महीने में करते हैं और इसको जो है जब पौधा हमारा 5 से 10 साल का पुराना होता है तो हर 3 साल के बाद हम इस पर कटाई छटाई का कार्य करते हैं। मुख्य ब्रांच को हम 6 इंच छोड़ करके मुख्य शाखा से उसकी हम कटाई करते हैं और वहाँ से फिर हमको नोड प्राप्त होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कटाई छटाई। और एक दूसरा होता है प्लाडिंग। प्लाडिंग मीन्स 10 साल से ऊपर पौधे की जब हाइट हमारी 10 से 12 फीट की हो जाती है तो उसको हमको एक मैनेजेबल हाइट पे, एक विशेष हाइट पे हमको मेंटेन करना पड़ता है ऊंचाई पे। तो उसके लिए 5 से 6 फीट के ऊंचाई पे हम प्लाडिंग करते हैं। प्लाडिंग मीन्स किसान भाइयों ज़मीन से लेके उसके हेड तक के जो है 5 फीट की ऊंचाई से उसके पूरे हेड को हटा देते हैं। इसको हम प्लाडिंग बोलते हैं। प्लाडिंग इसलिए करते हैं कि जब बहुत सारे बंच हो जाते हैं वहाँ से
ब्रांच नहीं निकलती ठीक ठाक से, माने हमको अधिक से अधिक ब्रांच और पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें हमारे चूँकि ब्रांच अच्छा से निकले तो 10 साल 15 साल के अंतराल पे हम प्लाटिंग का कार्य करते हैं किसान भाइयों। कटाई छटाई की बात करते हैं जी, तो कटाई छटाई के दौरान कौन कौन सी बातों की सावधानी बरतनी नितांत आवश्यक? हाँ, किसान भाइयों कटाई छटाई करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है कि कटाई करते समय हमारा जो है वो शाखा फटना नहीं चाहिए, उसमें टूटन नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। और कटाई करने के बाद, छटाई करने के बाद हम बोर्डेक्स मिक्सचर से उसको जो है लेप कर देते हैं किसान भाइयों। उससे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे कीट व्याधियों का प्रकोप नहीं होता है और आप शाखाएं जो है सही समय पे सही दशा में निकलती हैं। कटाई छटाई की बात करते हैं तो सरसों की समय कब है, किस समय कटाई छटाई करनी चाहिए? कटाई छटाई का उपयुक्त समय किसान भाइयों मार्च से अप्रैल है। किसान भाइयों कटाई छटाई करते समय, कटाई छटाई करने के बाद पौधे में हरासमेंट आता है तो उसके लिए हमें जो है पर प्लांट जो है 2 kg FYM बिफोर मानसून हमको देना होता है और NPK की 150 kg पर हेक्टेयर और 50 kg फास्फोरस पर हेक्टेयर और 50 kg पोटास पर हेक्टेयर हमको देना होता है, जिसमें नाइट्रोजन की 2 भाग में हम बांट कर देते हैं, एक मानसून से पहले और दूसरा जो है सितंबर में हम देते हैं आधी मात्रा को। और रही बात फास्फोरस पोटास की, तो इसको जो है मानसून से पहले एक ही टाइम में हम पर प्लांट मतलब इस तरह से छिटक के दे देते हैं। प्रबंधन में और कौन कौन सी बातें प्रमुख? प्रबंधन में किसान भाइयों जैसे जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में हमारा जो है कीट पालन का कार्य नहीं चलता है, तो ऐसे समय पे हमें अपने फील्ड का डिसइंफेक्शन करना होता है। तो लाइम, चूना और ब्लीचिंग, 9 भाग चूना 1 भाग ब्लीचिंग से पूरे फील्ड को हम जो है डिसइंफेक्टेड करते हैं, माने उसको बुरुक देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने है और डिजीज से फ्री हो जाता है, जिससे हमें उच्च क्वालिटी का जो है कोकून प्राप्त होता है। अभी आपने बताया कि कटाई छटाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटाई छटाई में काफ़ी सारे बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो हमारे किसान भाई कटाई छटाई करते हैं, उसके लिए क्या यहाँ पे कोई प्रशिक्षण, क्या यहाँ पे कि 1 हफ्ते का जो है प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। तो कटाई छटाई से प्रशिक्षण आपको मिल जाएगा, आपको नर्सरी से संबंधित यहाँ पे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, रीलिंग की भी ट्रेनिंग होती है और ये रियरिंग का भी यहाँ पे 1 हफ्ते का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। और इससे संबंधित जो हमारे राज्य के सम उद्योग हैं, जो PPC है, पायलट प्रोजेक्ट परियोजना केंद्र, वहाँ पे भी इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अगर हम कटाई छटाई की बात करते हैं तो कटाई छटाई से क्या फ़ायदा होता है? हम कटाई छटाई नहीं करते जिससे क्या नुकसान है? हम कटाई छटाई करते हैं सही तरीके से करते हैं जिससे कि अगर हमारा पुरानी पत्ती है और उस पर तो कीट पतंगों का पहले तो प्रकोप रहेगा, उसमें उसके ब्रांचों में, शाखाओं में डिजीज और ये कीट व्याधियाँ उसमें छुपे रहते हैं। जब हम इनको 6 इंच भाग से काट देते हैं तो एक तो नई नई पत्तियाँ आती हैं, नया उसमें पोषक तत्व होते हैं, माने नए तरीके से पोषक तत्व होते हैं और हमारा कीड़ा जो है वो इस तरह की पत्तियों को खाना पसंद करता है जो 1 साल के लगभग की पुरानी हो, माने 6 महीने से लेकर 1 साल की पुरानी पत्तियों को। ज़्यादा पुराने खाने से उसको टॉक्सिसिटी होती है, जिससे कोसा उत्पादकता घट जाती है। हम कटाई छटाई की बात करते हैं तो क्या इसके लिए कोई यंत्र विकसित किया गया है? यंत्र के माध्यम से किसान कटाई छटाई करते हैं या अपने जो पारंपरिक औजार है उससे कटाई छटाई करते हैं? किसान भाइयों इसके लिए हमारे पास जो है प्रूनिंग सॉ है और ये प्रूनिंग सॉ है और प्रूनिंग लूपर है और ये आरी है। इन सब से हम जो है सा प्रूनिंग है, जिससे हम जो है प्रूनिंग और प्लाटिंग दोनों कार्य अच्छे से और सही तरीके से करते हैं। तो बताओ रौरेमन ई दुयो जानकारी पाए के रौरेमन के कैसन लागलक?
बेस जानकारी है ने। तो किसान भाई बहन मन सेलम रौरमन के कहिला कि अगर इसन कोई जानकारी रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरमन आज इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो मकिल। हाँ, आगे इके पींध लेवे के है। हाँ, इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।